Hello, children of 11th class of the Brain Shapers School. Today we will study this fifth lecture of gravitation. तो ग्रेविटेशन का ये पांचवा लेक्चर हम पढ़ेंगे। तो आइए इसमें एक एक करके बात करते हैं कि स्टार क्या होते हैं। तो स्टार बड़ी बॉडीज, सेलेस्टियल जो आकाश में होती हैं, हेवनली बॉडीज, बिग हेवनली बॉडीज, हम लोग की बनाई नहीं, विच प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, जैसे सन। तो जैसे ये सन है, सन एक स्टार है, तो इसके चारों वो चक्कर लगाता है जो वो कहलाते हैं प्लैनेट। जैसे कि स्टार लाइक सन जैसे बहुत सारे स्टार हैं। इस पूरे यूनिवर्स में लगभग 10⁻22 स्टार्स हैं सन की तरह। सन के चारों चक्कर लगाता है वो प्लैनेट, जैसे अपनी अर्थ। हमारी अर्थ जो है वो एक प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब बड़ी बॉडी, हेवनली बॉडीज, नेचर की बनाई हुई, हमारी बनाई हुई नहीं, जो सन के चारों चक्कर लगाती है, स्टार के चारों वो कहलाती है प्लैनेट। जैसे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब। और जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये जैसे मून, तो ये कहलाते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज द बॉडी, इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। सैटेलाइट जैसे मून है, अपने अर्थ के चारों चक्कर लगाता है, वो सैटेलाइट है जो नेचर ने बनाया। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने भी सैटेलाइट बनाए जो अर्थ के चारों चक्कर लगाते हैं। कई सैटेलाइट बनाए जिनमें एक नाम आता है इनसेट 1, 2, 3 जो भी। और कई और सैटेलाइट हैं जो थोड़े और पास हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। जैसे IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो पास में रहते हैं, और इनसेट वगैरह थोड़े दूर रहते हैं, और मून और दूर है। तो सैटेलाइट की आज हम बात करेंगे। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट वो बॉडीज हैं जो नेचुरल हों चाहे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब जो इंसान ने बनाए, विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून है, इनसेट है, IRS है। ये वाला तो नेचुरल है, और ये लोग, ये आर्टिफिशियल है, इंसान के बनाए हुए। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन मेड। तो सैटेलाइट के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो सैटेलाइट जब चक्कर लगाता है प्लैनेट के चारों तरफ, हम केवल उतनी बात करेंगे, बाकी डायग्राम हम हटा देंगे। तो सैटेलाइट जब चक्कर लगाता है किसके चारों तरफ? प्लैनेट के। तो वो कितनी स्पीड से चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। दोनों का एक ही मतलब है। इसको बोलते हैं v, छोटा सा o। अब प्लैनेट है ये, जैसे अर्थ, और उसके सेंटर के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है सैटेलाइट।
तो जितनी वेलोसिटी से वो चक्कर लगाता है या जितनी स्पीड से, वेलोसिटी चूँकि बदलती रहती है, यहाँ पर इधर है, यहाँ इधर हो जाएगी, यहाँ इधर हो जाएगी, यहाँ इधर हो जाएगी, स्पीड उसकी कुछ रहती है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि इस प्लेनेट जैसे अर्थ, अब दिमाग में रखिए प्लेनेट मतलब जैसे अर्थ का मास है कैपिटल M और उसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक तो कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है उसको बोलते हैं h, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के सरफेस से सैटेलाइट की हाइट। तो स्पीड एट विच सैटेलाइट revolves around a planet। तो जब कोई भी चीज़ घूमती है सर्कल पर तो उस पर एक फोर्स लगना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर वो फोर्स नहीं लगा तो वो चीज़ सर्कल पे घूम ही नहीं सकती। सर्कल पर घूमने के लिए एक फोर्स लगना ही चाहिए। अब जानते हैं कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर लगेगा ही तभी बॉडी घूमेगी। तो कौन लगाएगा? तो ये प्लैनेट जो है इस सैटेलाइट को, जिसका मास स्मॉल m है, अपनी ओर खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, और यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जितना ये इसको खींचता है उतना ही सेंट्रीपिटल इसके ऊपर लगता है। तो अगर अब आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो होना चाहिए वो mv²/r होना चाहिए। तो अगर वो ग्रेविटेशन के बराबर है तब तो ठीक है, मतलब इसको घूमने के लिए जितना सेंट्रीपिटल लगाना चाहिए, अगर प्लैनेट उतना ही लगा रहा है तो ठीक है। उससे ज़्यादा लगा रहा है तो फिर ये धीरे धीरे गिराएगा, और उससे कम लगा रहा है तो धीरे धीरे ये दूर भाग जाएगा। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। किसी सैटेलाइट के घूमने की एक थ्योरी है कि सैटेलाइट घूमता है, रिवॉल्व्स राउंड सेंटर ऑफ प्लैनेट। एक्चुअली प्लैनेट के अबाउट घूमता है, पर प्लैनेट के सेंटर के अबाउट घूमता है। राउंड द सेंटर ऑफ ए प्लैनेट घूमता है। सैटेलाइट रिवॉल्व्स राउंड सेंटर ऑफ ए प्लैनेट घूमता है जब तक कि एज लॉन्ग एज द necessary centripetal force is provided by, प्रदान किया जाता है, the planet's gravitation on the satellite। कई लोग इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। बात यहाँ बैलेंस की नहीं है, बात यहाँ प्रोवाइड करने की है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने पापा से मांगा कि पापा मुझे 500 रुपये दे दीजिए, ज़रूरत। तो अब पापा अगर 500 दे देंगे तो आपका वो काम बन जाएगा। तो बस यही बात है, आपने मांगा, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, बात बराबर हो गई, तो आपका काम बन गया। लेकिन आपने 500 मांगा और उन्होंने 600 दे दिए, ज़्यादा दे दिए, तो आप ज़्यादा उछाल मारेंगे, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो आप ज़्यादा कूदेंगे, अननेसेसरी पैसा, जो कि अच्छी बात नहीं। और अगर आपको ठीक 500 की ज़रूरत है और पापा ने 300 दिया तो फिर आप कमी महसूस करेंगे।
तो आप परेशान रहेंगे, सोचेंगे कहीं और से पैसा मिले, क्या किया जाए, काम नहीं बनेगा। तो सबसे अच्छी स्थिति ये है कि आपने जो मांगा उतना पापा दे दें। अगर आप एक्चुअल मांग रहे हैं तो देंगे भी। तो इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, तो इसने मांगा सेंट्रीपिटल, और प्लैनेट अगर उतना ही खींच दे जितना कि इसको चाहिए, तो इसका अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल बन जाएगा और वो मज़े से घूमता रहेगा। अगर घूमती बॉडी को सेंट्रीपिटल मिलता रहे तो वो गिर नहीं आती, घूमती रहती है। तो यही रूल है कि सैटेलाइट रिवॉल्व्स राउंड द सेंटर ऑफ प्लैनेट एज लॉन्ग एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द प्लैनेट्स ग्रेविटेशन ऑन द सैटेलाइट। तो इसको घूमने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सभी जानते हैं, स्मॉल m VO² r। रेडियस जिसके अबाउट घूम रहा है तो कैपिटल R प्लस h, उसको स्मॉल r बोल देते हैं अपन, क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है, जिस सर्कल पे घूम रहा है उसका रेडियस है। तो ये इतना सेंटीमीटर है जो प्रोवाइड किया जाता है इनके बीच के अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन होता है G m1 m2/r²। m1 इसका मास, m2 उसका मास, अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस यानी सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस यानी वही स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ से आप VO निकाल सकते हैं। ये स्मॉल m दोनों तरफ कट जाएगा, एक r भी दोनों तरफ कट जाएगा, एक r वहाँ बच जाएगा। तो फार्मूला बनेगा कि VO² = G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, और यहाँ से बस बाकी तो कुछ गया नहीं, तो VO आ जाएगा √GM/r, और यही ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है। मतलब अगर इतनी स्पीड से वहाँ सेटेलाइट घूमेगा तो उसको जितना सेंटीमीटर चाहिए उतना ये प्रोवाइड कर देगा, और अगर सेटेलाइट इससे तेज घूमेगा तो ये उतना खींच नहीं पाएगा, क्योंकि जो खींच रहा है वो अट्रैक्शन से वो खींच रहा, तो फिर सेंटीमीटर कम पड़ जाएगा तो बॉडी भागने लगेगी। मतलब अभी जितना ये चाहिए उतना ही प्रोवाइड कर रहा तो बॉडी यहीं घूमती रहेगी ज़िंदगी भर, और इससे ज़्यादा अगर प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा खींचेगा ये, तो ये बॉडी ऐसे नहीं गिराएगी, लेकिन ऐसे धीरे धीरे रेडियस कम होते होते ये बॉडी ऐसे गिराएगी, और अगर कम खींचेगा तो धीरे धीरे दूर चली जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं वहाँ सैटेलाइट सदा के लिए घूमता रहे और हमारा काम करे, तो इसके लिए फार्मूला ही है कि उसकी वेलोसिटी इतनी रखें। अब आप जानते हैं एक फार्मूला होता है G(s) = GM/r²। तो यहाँ से GM निकल आएगा, GM होता है G(s) r²। तो इसे 1 में रख दीजिए, GM की इस वैल्यू की जगह G(s) r² कर दें, तो हमारा फार्मूला वास्तव में कैपिटल G कैपिटल M की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि उसको पुट करके मल्टीप्लाई और करने में और रूट निकालने में आपको मेहनत पड़ेगी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो VO = G छोटा से s r² अपॉन, ये r होता है कैपिटल R प्लस h। अब ये r बाहर आ जाएगा तो r √G(s) r प्लस h। तो ये VO का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस ले लें कि अगर हमारा सेटेलाइट अर्थ के काफ़ी करीब है, मतलब एकदम अर्थ के सब यहाँ बिल्कुल घूम रहा है यहाँ, तो वो जो हाइट है h वो लगभग 0 हो गई, काफ़ी कम हो गई। तो h को आप लगभग छोड़ दीजिए, स्पेशल केस ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात आप और देखेंगे, ज्यों-ज्यों को सेटेलाइट ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। यानी जो सेटेलाइट पास में रहेगा वो बहुत तेज घूमेगा, जो दूर रहेगा वो धीमे घूमेगा, और जो और दूर रहेगा वो और धीरे घूमेगा, और जो और दूर रहेगा वो और धीरे घूमेगा। तो ज्यों-ज्यों एज h इंक्रीजेस, जैसे ही हाइट बढ़ती है सेटेलाइट की, तो VO डिक्रीजेस, यानी वेलोसिटी घटती जाती है। ठीक है, तो अब ये ले लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि इफ सैटेलाइट इज, ये पहला स्पेशल केस ले रहे हैं कि अगर सैटेलाइट
इज वेरी क्लोज टू अर्थ। अर्थ के निकट हो तो उसकी जो हाइट है h वो काफ़ी कम होगी r से, तब r प्लस एच को आप लगभग r ही कह सकते हैं क्योंकि h काफ़ी कम है। तो फार्मूले में यहाँ आइए तो VOC लिख दीजिए, मतलब क्लोज सेटेलाइट। क्लोज का मतलब बंद नहीं, जो करीब है हमारे। तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा √G⁻⁴ r, जो बहुत क्लोज होगा। और GS क्या है? 9.8, तो VOC आ जाएगा √9.8 और R 6400 किलोमीटर, तो ये मीटर बन गया। तो ये लगभग आ जाता है 7, मुझको लगता है कि 8 किलोमीटर पर सेकंड लगभग ये बनता है। 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड से सेटेलाइट घूमेगा। अब ये 8 किलोमीटर एक सेकंड में अच्छी खासी स्पीड होती है। और ऐसा सेटेलाइट जो नज़दीक घूमेगा या कोई भी सेटेलाइट, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेगा हम उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड, तो उसका फार्मूला भी आइए अपन निकाल लें। जो बहुत पास में अर्थ के घूम रहा हो उसका ही नहीं, जो दूर घूम रहा है उसका भी हम एक फार्मूला आइए निकाल लेते हैं। तो अब हम लेते हैं टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसे कहते हैं कैपिटल T, टाइम टेकन इन 1 फुल राउंड, एक चक्कर में लगा टाइम। तो ये एक बराबर स्पीड से तो घूमता है, तो टाइम क्या लगेगा? तो फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू, कोई भी चीज़ जब दौड़ रही है तो टाइम का क्या फार्मूला आता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप पूरा टाइम निकालना चाहते हैं तो पूरी डिस्टेंस 2πr और स्पीड VO, तो ये आ गया 2πr, और VO की वैल्यू यहाँ से रख देंगे √ तो ये हो गया 2πr अपॉन √Gm अपॉन √r। ये √Gm/r पूरा रूट में है, तो आप चाहें तो रूट इसमें लगा दें, इसमें लगा दें। अब ये √r अपान के अपान में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr√r अपॉन √Gm। ये r हो गया, मतलब r⁻1, और √r मतलब r⁻½ तो t का फार्मूला आ गया 2πr और 3/2, क्योंकि पावर 1 और पावर आधी मिलके हो जाएगी 1.5, तो ये फार्मूला आ गया। अब क्लियर है कि जब रेडियस ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि दूर गया तो एक तो ये राउंड लंबा हो गया, दूसरा स्लो भी हो गया था, तो जाहिर है कि एक चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो अब आपको √Gm अगर नहीं रखना है तो आप Gm के बदले क्या रख सकते हैं? वही GS/r², यहाँ रख देंगे तो फार्मूला बन जाएगा 2π, इस r की जगह रख सकते हैं कैपिटल R प्लस H पावर 3/2 और √GS/r²। तो r² का तो खैर रूट भी निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2πr प्लस H पावर 3/2 अपॉन r √GS।
तो ये फार्मूला बन गया। इसी से एक फार्मूला और निकल आता है कि क्लियर है कि टी प्रोपोर्शनल होगा आर पावर 3/2। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको कैपलर्स थर्ड लॉ कहते हैं। लेकिन ये जो लॉ है ना, ये सैटेलाइट की प्लैनेट के अबाउट मोशन के लिए तो सही है। ये प्लैनेट का जो सन के अबाउट मोशन है उसके लिए भी ये बात सही है। इसीलिए कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इसको बोलते हैं, अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट राउंड द सन। तो यहां पर एक ले लेंगे स्पेशल केस। तो कि अगर सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू निकट अर्थ तो क्या होगा, H इज मच लेस देन R, देन R प्लस H इज नियरली इक्वल टू R। फॉर्मूले में रख के तो T क्लोज पास के सैटेलाइट का T आ जाएगा 2 पाई R पावर 3/2 अपॉन R बाहर आ गया √GS। तो R पावर 3/2 का मतलब R √R, तो R कट गया तो T क्लोज हो जाएगा पास के सैटेलाइट के लिए 2 पाई अंडर रूट बड़ा R अपॉन GS। मतलब जो सैटेलाइट निकट होगा अर्थ के उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एक चक्कर में लगा टाइम इतना होगा जो कि फिक्स होगा। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो 2 × 3.14 R रेडियस 6400 किलोमीटर और 3 जीरो तो आ गया मीटर अपन 9.8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टाइम जो है सेकंड में आ जाएगा कि इतने सेकंड में एक राउंड पूरा करेगा। इसको सॉल्व करने में आ जाता है 5034 सेकंड, जो आता है 84.6 मिनट। मतलब 1 घंटे 24.6 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, जो सैटेलाइट काफ़ी नज़दीक होगा। सो दिस इज़ द मिनिमम टाइम of revolution of that satellite which is quite close to earth। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ से दूर होगा तो उसका टाइम ज़्यादा होगा, एक चक्कर लगाने में टाइम अधिक होगा। तो यहाँ पर अपन एक सवाल ले लेते हैं। ये सैटेलाइट has time of revolution around Earth as 24 hours. Find its height from Earth's surface। तो ये सवाल आप घर से करेंगे। तो आज का प्राउंड क्वेश्चन ये है कि आज मैंने आपको घर से करके लाने के लिए कितने सवाल दिए, तो आप उसको ठीक लगा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।